हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट प्रमोशन। ओके, आफ्टर दैट हम लोगों ने बात किया एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन। हम लोगों ने 4 एलिमेंट्स के बारे में जाना। डिटेल में केवल हम लोगों ने बात किया था एडवर्टाइजिंग के बारे में, एडवर्टाइजिंग का डेफिनेशन, उसके रोल एंड इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम या बिजनेसमैन लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंचाना चाहता है या इंफॉर्मेशन पास आउट करना चाहता है तो वो एडवर्टाइजिंग के माध्यम से अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज का इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। माध्यम भी हम लोगों ने देखा था, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविज़न एंड रेडियो। ये कुछ टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने या बिजनेसमैन अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का इंफॉर्मेशन रीच करवाता है। कुछ रोल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड लास्ट में जो हम लोगों ने बात किया वो था हमारा ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड पॉइंट स्टार्ट किया था पर्सनल सेलिंग। उसका डेफिनेशन और उसके कुछ मेरिट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का रोल क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि पर्सनल सेलिंग है क्या। जब एक सेलर जो है वो डायरेक्टली अपने बायर से इंटरैक्ट करता है, अर्थात फेस टू फेस जब वो बात करता है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या अपने सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो वो काउंट होता है पर्सनल सेलिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रोस्पेक्टिव बायर है और जो सेलर है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है, किसी एक टॉपिक पर चर्चा कर रहा है, किसी एक टॉपिक पर इंफॉर्मेशन पास हो रहा है। ओके, तो सेलर अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को पास आउट करता है कस्टमर को और वो डोर टू डोर विजिट करके करता है, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि अगर कभी बायर को कन्फ्यूज़न होगा तो वो डायरेक्टली सेलर से पूछ सकता है, मैन्युफैक्चरर से पूछ सकता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो डायरेक्टली या जो हमारा सेलर है वो डायरेक्टली रीच किसके पास कर रहा है? बायर के पास कर रहा है। तो बायर का कोई भी क्यूरीज होगा वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेलर है वो मेहनत कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक रीच करने के लिए, और यहाँ पर कस्टमर को एक और बेनिफिट्स ये मिलता है कि उसे कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सेलर खुद विजिट कर रहा है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। लेकिन एडवर्टाइजिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा सेलर होता है वो क्या कर रहा है, वो केवल न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या टेलीविज़न के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को या अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पास आउट करता है, जिसमें कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है या वो डिसाइड नहीं कर पाता है बिटवीन सुपीरियर प्रोडक्ट और इन्फीरियर प्रोडक्ट। उसकी क्वालिटी के रिगार्डिंग वो जज नहीं कर पाता है और वो उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है जो उसको उतना बेनिफिट नहीं पहुंचाता है। रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है या कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉइंट नंबर 1 इज़ इफ़ेक्टिव प्रमोशनल टूल। ये बहुत ही बेहतर और अच्छा प्रमोशनल टूल है जिसके माध्यम से सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है और वो इफ़ेक्टिव तरीके से पहुंचाता है। मान लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग के माध्यम से सेलर ने या स्पॉन्सर ने उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पास आउट कर दिया, लेकिन वो कस्टमर को कितना पसंद आया या नहीं आया ये एट अ टाइम पता नहीं चलता है। कस्टमर अगर कंफ्यूज है तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल परचेज नहीं करेगा। उसके क्वालिटी के बारे में अगर वो श्योर नहीं है तो वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की, तो पर्सनल सेलिंग में जो हमारा सेलर है वो अपने आप को इंगेज करता है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और वो उसे सेल आउट करवाता है बायर को। तो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से
हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिज़नेस के लिए, और ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि बिज़नेस अगर जितना फोकस एडवर्टाइजिंग पे करेगा उससे कम खर्च में हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वर्सेटाइल टूल। ओके, बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अलग अलग इनोवेटिव तरीके से हम कस्टमर से बात कर सकते हैं या उसको डेमो करके दिखा सकते हैं या उसको उसका यूजेस बता सकते हैं। रिड्यूस एफर्ट्स वेस्टेज, ये रिड्यूस करता है वेस्टेज को। अगर हम बात करते हैं बिज़नेस की, तो बिज़नेस में नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, जिसमें एक और एक्टिविटीज़ हम मान लेते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवाना है, तो एडवर्टाइजिंग के माध्यम से जाएंगे। तो एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा व्यक्ति हमें हायर करना पड़ेगा जो एडवर्टाइज़ कर पाए, जो चीज़ों को अट्रैक्टिव वे में पेश कर पाए, तो उसमें हमें बहुत सारा खर्च हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो बहुत सारे वेस्टेज को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वो वेस्टेज या वो एक्टिविटी जो हम नहीं भी करें तब भी हमारा बिजनेस रन करेगा, लेकिन एडवर्टाइजिंग में हम वो उन सारी एक्टिविटीज़ को कर देते हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर अटेंशन। अगर पर्सनल सेलिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस के थ्रू, तो यहाँ पर जो हमारा कस्टमर है इसका अटेंशन हम ले सकते हैं। ओके, इसको अट्रैक्ट करवा सकते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 5 इज़ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बिजनेस जब इस्टेब्लिश होता है तो वो एक कम समय के लिए इस्टेब्लिश नहीं होता है। बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने का मेन कारण यही होता है कि हमें लंबे समय तक बिज़नेस को रन करना है। तो बिज़नेस कैसे रन होगा, जब तक बिज़नेस प्रॉफिट नहीं कमाएगा। सरवाइव करने के लिए प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, ग्रो करने के लिए भी प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जब बिल्ड होगा, किसके थ्रू या किससे, कस्टमर से। तो जब हम कस्टमर से या बिज़नेस जो है वो कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, तब वो क्या कमाएगा, तब वो प्रॉफिट कमाएगा। और वही प्रॉफिट जो है वो क्या कारण बनेगा, उसके ग्रोथ का कारण बनेगा, है ना। बिजनेस के ग्रोथ का कारण ही प्रॉफिट बनेगा। वो तो प्रॉफिट अच्छे रिलेशनशिप से बिल्ड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि सेलर जो है वो विज़िट कर रहा है कस्टमर के घर पर, तो डोर टू डोर जब वो विज़िट करेगा तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। कस्टमर अगर नहीं भी चाहे तब भी वो एक आध बार तो परचेस करेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर प्रोडक्ट अच्छा रहा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रही, तो वो उसे परचेस कर सकता है, दोबारा परचेस कर सकता है। सेलर क्या करता है कि यहाँ पर वो ये पहले अश्योर करेगा कि प्रोडक्ट हमारा कस्टमर लेता है या नहीं लेता, वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन थिंग इज़ कि हम उसके साथ बात कैसे करते हैं, वो उसका रिएक्शन या फीडबैक कैसा होता है। अगर सेलर अच्छे से बात करेगा, अपने प्रोडक्ट का फुल इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर ये ज़रूर सोचेगा कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसने मुझसे अच्छे से बातें की हैं, इसका प्रोडक्ट भी अच्छा हो सकता है, इसने बहुत सारे मेरिट्स इसके बारे में बताए हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट को लेने के बारे में सोचेगा। पॉइंट नंबर 6 इज़ पर्सनल रिलेशनशिप। हम लोग एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट को केवल या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पास आउट करवाते हैं कस्टमर तक, लेकिन वहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता है, वहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। कस्टमर को सेलर देख नहीं रहा है या स्पॉन्सर देख नहीं रहा है, या स्पॉन्सर जो है वो कस्टमर को देख नहीं रहा है, तो दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे, ना कस्टमर स्पॉन्सर को ना स्पॉन्सर कस्टमर को। तो वहाँ पर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जब बिल्ड होगा तो वहाँ पर वो लंबे समय तक रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू काम करते हैं तो यहाँ पर जो सेलर है वो विज़िट करेगा कस्टमर के घर पर, वह उनसे वो अच्छे से बात करेगा, अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएगा, पर्सनल रिलेशनशिप बनाएगा, जो बिज़नेस के लिए अच्छा हो सकता है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा होगा कि उसके जो कस्टमर है वो
लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर होते चले जाएंगे तो वो बिजनेस को ग्रो करने में और हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस टू कस्टमर। ये पॉइंट हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात किया। अब हम बात करते हैं कि कस्टमर के लिए कैसे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, असिस्ट करता है ओके किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, किस चीज़ को, नीड को। ओके, असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। नेक्स्ट इज अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन, कस्टमर तक मार्केट का पूरा इंफॉर्मेशन अपडेट करना या पहुंचाना, ये भी काम है पर्सनल सेलिंग के थ्रू। तो पर्सनल सेलिंग में जब हमारा या बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव या स्पॉन्सर जब वो विजिट करता है कस्टमर के घर पर, तो वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बताता है, केवल अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं, वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करता है और ये बताता है कि तब उसका प्रोडक्ट अच्छा क्यों है। केवल अगर ये बोल दे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, ये प्राइस है, तो वो एक बात समझ में आता है, लेकिन जब तक हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग उसको एक्चुअल वैल्यू नहीं कर पाएंगे। तो वैल्यू करने के लिए क्या करता है कि मार्केट का इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा और कॉम्पिटिटर का इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा या कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा। तब जो कस्टमर है वो डिसाइड कर पाएगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। एक्सपर्ट एडवाइस, कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग के थ्रू देखता है, न्यूज़पेपर में देखता है, टेलीविज़न में, रेडियो में, मैगज़ीन में, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाता है या वो डिसाइड नहीं कर पाता है या कोई वैसा व्यक्ति उसको सजेशन देने वाला नहीं होता है कि जिसका सजेशन मान करके वो प्रोडक्ट को परचेस करे। तो यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस भी उसको मिल रहा है ओके, तो उसको डिसीज़न लेने में आसानी होगा। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस टू सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट होता है। कन्वर्ट द मोस्ट रिसेंट डिमांड, पर्सनल सेलिंग के थ्रू जब एक सेलर जो है वो सोसाइटी में विजिट करा, मान लेते ये हमारा सोसाइटी है, तो जब वो यहाँ पर विजिट करेगा तो क्या देखेगा, वो डिमांड को देखेगा ओके। तो डिमांड को देखेगा तो फिर वो बैक जाएगा, वहाँ से वो प्रोडक्शन करेगा, फिर वो सोसाइटी को सप्लाई करेगा। तो कन्वर्ट कर सकता है डिमांड को किस में, प्रोडक्ट में अगर वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज में अगर उसने सर्विस प्रोवाइड करना है, तो रिसेंट डिमांड को वो कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी, एडवर्टाइजिंग में हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ लोग मिल कर के चीज़ों को एडवर्टाइज कर सकते हैं, चीज़ों का एडवर्टाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं तो लार्ज एरिया को कवर करने के लिए हमें नंबर ऑफ पर्सन भी बहुत चाहिए। तो नंबर ऑफ पर्सन चाहिए तो हम क्या देख पाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलने का जो एक पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इंक्रीज़ करेगा तो लोगों के पास क्या आएगा, जॉब आएगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ जॉब अपॉर्चुनिटी ओके। तो जॉब अपॉर्चुनिटी हम देख पाएंगे इसमें, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी बढ़ेगा तो लोगों को जॉब का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव इज सेल्स पर्सन मोबिलिटी, यहाँ पर जो सेल्समैन है वो मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में वो बताएगा और उन्हें वो इन्फ्लुएंस करेगा कि वो उसके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। नेक्स्ट वी हैव इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को जान पाएगा, सोसाइटी क्या चाहता है, सोसाइटी क्या नहीं चाहता है, सोसाइटी का डिमांड क्या है, उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या है, सोसाइटी कौन सा स्टैंडर्ड को प्रीफर करता है। तो ये सारा कुछ हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू जान पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज सेल्स प्रमोशन, इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। सेल प्रमोशन क्या है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स हैं, अदर प्रमोशन एक्टिविटीज दैट सीक टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट, ट्रायल एंड परचेज। पहले क्या देखेंगे हम, इंटरेस्ट, फिर ट्रायल और देन आफ्टर लास्ट में परचेज। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन के मेरिट्स क्या है। नंबर 1 इज अटेंशन वैल्यू, थ्रू यूज ऑफ इंसेंटिव अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल।
जब कहीं पर ऑफ़र दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर सेल है या डिस्काउंट है, तो वहाँ पर वो जो डिस्काउंट है, मान लेते हैं कि 20% डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर लोगों के मन में ये कि अभी हमको प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है, लेकिन जब वो देखते हैं कि 20% का डिस्काउंट है या 50% का डिस्काउंट है, तो वो एक बार ज़रूर उस शॉप में विज़िट करते हैं जहाँ पर वो ऑफ़र चलता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने अभी ले लिया तो मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो यहाँ पर बोलता है कि जो इंसेंटिव्स दिया जाता है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करता है या उनका अटेंशन वो अपनी ओर आकर्षित करता है। ओके, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट लार्ज नंबर में होगा। नेक्स्ट इज़ यूज़फुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। जब बिजनेसमैन नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है तो वो इस टेक्निक को यूज़ कर सकता है या टूल को यूज़ कर सकता है। सेल्स प्रमोशन टूल इंड्यूस पीपल टू ब्रेक अवे फ्रॉम रेगुलर बाइंग बिहेवियर एंड ट्राई न्यू प्रोडक्ट। सेल्स प्रमोशन टूल जो है वो क्या करता है, कस्टमर को ये बताता है कि आप जो रेगुलर बेसिस पर जो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो या जिस प्रोडक्ट को आप लंबे समय से यूज़ कर रहे हो, उससे हट करके आपको कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए या नया प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर जो देख पाएंगे कि वो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगा और एट द सेम टाइम वो बिज़नेस के लिए भी एक अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो कस्टमर है अगर वो लंबे समय से एक ही प्रोडक्ट यूज़ करता चला रहा है, अगर उसके पास कोई वैसा सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर वो क्यों चेंज करेगा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वो ज़रूर उस प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट में चेंज करेगा या नए प्रोडक्ट से वो एक्सचेंज करेगा। तो ब्रेक अवे फ्रॉम रेगुलर बाइंग बिहेवियर, तो लोगों का जो एक बिहेवियर बना हुआ है कि हम एक रेगुलर उसी प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, और वो इन्फ्लुएंस करता है कि आप नया प्रोडक्ट को ट्राई करो। नेक्स्ट वी हैव इज़ लिमिटेशंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन के कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। नंबर 1 इज़ रिफ्लेक्ट क्राइसिस। ओके, अ फर्म या कंपनी दैट फ्रीक्वेंटली रियलाइज ऑन सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज may give the impression that it is unable to manage। कैसा इंप्रेशन देता है कि वो मैनेज करने में असमर्थ है, अनेबल है, इट्स सेल्स, वो अपने सेल्स के रिगार्डिंग, एंड देयर आर नो टेकर फॉर इट्स प्रोडक्ट, और उसके प्रोडक्ट का कोई भी लेने वाला नहीं है। ओके, जब अपने प्रोडक्ट को वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक रीच करवाता है या उसका इंफॉर्मेशन रीच करवाता है, तो वहाँ पर कभी कभी ये होता है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, या वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि या एक ऐसा इंप्रेशन वो बताता है कि जहाँ पर ये होता है कि कंपनी जो है वो मैनेज कर नहीं पा रहा है अपनी एक्टिविटीज़ को। कौन सी एक्टिविटीज़ को? सेल्स एक्टिविटीज़ को। और दूसरे साइड हम ये देख पाएंगे कि कोई भी लेने वाला, नो टेकर फॉर इट्स प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट को लेने वाला कोई नहीं है। तो ये कभी कभी कंपनी के लिए डीमेरिट्स का काम करता है या कंपनी के गुडविल को वो हार्म करता है, कंपनी के रेपुटेशन को वो हार्म करता है, और वो मार्केट में एक ऐसा वातावरण क्रिएट करता है या एक ऐसा बात पता चलता है कि जिसके थ्रू उसके कॉम्पिटिटर्स को फ़ायदा हो जाता है या उसके कॉम्पिटिटर्स उस बात का फ़ायदा उठा लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, डैमेज प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट के इमेज को डैमेज करता है। कंज्यूमर में फील दैट द प्रोडक्ट आर नॉट ऑफ गुड। कंज्यूमर को ये लगता है या कस्टमर को ये लगता है या यह फील होता है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो उतना अच्छा नहीं है, आर नॉट ऑफ गुड और नॉट अप्रोप्रिएटली प्राइस। उसका प्रोडक्ट उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है या उतना अच्छा नहीं है, या जितना उसने प्रोडक्ट का प्राइस रखा है वो सही नहीं है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। हो सकता है कि मान लेते हैं कि उसने 10 रुपये रखा, लेकिन कस्टमर को ये लगता है कि नहीं, इसका प्राइस जो होना चाहिए वो 8 रुपये ही होना चाहिए, क्योंकि ये कस्टमर को फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है कि जब कस्टमर उसे कंज्यूम करेगा तो कंजम्पशन के बाद वो डिसाइड करेगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है या बुरा है। जब तक कस्टमर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करेगा तो वो उसके बारे में पता नहीं पाएगा। तो बताने के लिए क्या करना होगा, उससे पहले कंज्यूम करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा था लिमिटेशंस ऑफ सेल्फ
प्रमोशन। नाउ वी हैव एक्टिविटीज़ यूज्ड इन सेल्फ प्रमोशन। अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो सेल्स प्रमोशन में यूज़ की जाती हैं। जनरली हम लोग उसको अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। एज अ बायर हम भी देखते हैं और एज अ बायर आप भी देखते हो अपने डे टू डे लाइफ में। कुछ कंपनीज़ के द्वारा या फर्म के द्वारा उस एक्टिविटीज़ को यूज़ किया जाता है, सेलर्स के द्वारा उस एक्टिविटीज़ को यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 इज़ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ऑफरिंग अनदर प्रोडक्ट एज गिफ्ट अलॉन्ग विद द परचेज ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में ये होता है कि जब आप किसी शॉप में विजिट करोगे और आपको पता चलता है कि वहाँ पर सेल चल रहा है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि एक प्रोडक्ट के साथ आपको उसका कॉम्बिनेशन भी मिलता है, यानी एक प्रोडक्ट के साथ आपको दूसरा प्रोडक्ट भी ऑफर किया जाता है एज अ गिफ्ट अलॉन्ग विद द परचेस ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर एक बायर किसी प्रोडक्ट को परचेस करता है तो उस प्रोडक्ट के साथ में उसको एक गिफ्ट मिलता है जो एक ऑफरिंग है, जो एक ऑफर प्रोडक्ट के में काउंट होगा। तो यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं एक मार्कर लिया है, तो मार्कर की जगह में आप मार्कर के साथ में आपको कुछ और भी मिल सकता है। ओके, मान लेते हैं कि एक कॉपी मिल गया, तो मार्कर प्लस कॉपी ये हमको क्या, तो मार्कर तो परचेस किया लेकिन कॉपी जो मिला वो ऑफर में मिला, वो गिफ्ट में मिला। तो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में ये तरीका होता है कि कस्टमर को कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेलर हमेशा यही सोचता है कि मैं कस्टमर को किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट करूं, और वो ये प्रयास भी करता है कि हम जो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे तभी हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज इंस्टेंट ड्रॉज एंड गिफ्ट एंड असाइन गिफ्ट। स्क्रैच, ओके, स्क्रैच अ कार्ड। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शॉप में कार्ड दिया जाता है जिसको आप स्क्रैच करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है या प्राइस लिखा होता है, एंड इंस्टेंटली विन अ प्राइस। जब आपको कार्ड मिलेगा, ओके, जब आपको कार्ड मिलेगा उस कार्ड को आप स्क्रैच करोगे तो उस पर प्राइस मेंशन होगा। ओके, विद द परचेज ऑफ टेलीविज़न। ओके, टेलीविज़न परचेस करने पे टी है, रेफ्रिजरेटर है, इस तरीके से और भी सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमें एक गिफ्ट मिलता है या एक कार्ड मिलता है जिसको हम स्क्रैच करेंगे तो हम प्राइस वो जीत सकते हैं जो उस कार्ड पर मेंशन होगा। पॉइंट नंबर 3 इज रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एट रिड्यूस प्राइस। प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना लेकिन जो उसका वैल्यू है, जो उसका प्राइस है, उस प्राइस से कम में, रिड्यूस प्राइस में। नेक्स्ट वी हैव इज लक्की ड्रॉ। अ लक्की ड्रॉ कूपन फॉर फ्री गैस लोन व्हेन अ सर्टेन अमाउंट इज परचेज, सो ऑन। बहुत सारे शॉप में ऐसा होगा कि आप एक प्रोडक्ट को परचेस करो या आप मान लेते हैं कि 1000 तक का आपका शॉपिंग होगा तो आपको एक कूपन दिया जाएगा। वो कूपन फिर एक लक्की ड्रॉ के थ्रू उसको निकाला जाएगा। अगर उसमें आपका कूपन निकल गया तो आपको वो प्राइस मिलेगा जो वहाँ पर मेंशन होगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, सैम्पलिंग। ऑफर अ फ्री सैंपल ऑफ अ प्रोडक्ट। सैम्पलिंग में हम क्या देखेंगे कि फ्री सैम्पलिंग हम देख पाएंगे। ओके, फ्री सैम्पलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। सैम्पलिंग करना किसी भी प्रोडक्ट का किसको देंगे हम, पोटेंशियल कस्टमर को देंगे। उस कस्टमर को देंगे जो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है। जनरली यूज्ड एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन किया जाता है प्रोडक्ट का, या कस्टमर तक उसको रीच करवाया जाता है, या कस्टमर के एरिया में उसको लॉन्च किया जाता है, तब वहाँ पर हम देख पाएंगे कि बहुत सारे कस्टमर को या जो इच्छा जताते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट परचेस करना है या प्रोडक्ट का वो जानकारी लेना चाहते हैं, तो कंपनी के द्वारा कुछ सैंपल्स प्रोवाइड किया जाता है। जब कस्टमर उसे यूज़ करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, हमें इसे परचेस करना चाहिए, हमें इससे बेनिफिट हो सकता है, तो वो सैम्पलिंग के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट वी हैव इज पब्लिसिटी। ओके, इट इज़ यूज्ड इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है और इट गिव्स इंफॉर्मेशन टू पब्लिक। ये इंफॉर्मेशन देता है टू पब्लिक रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज। किसके बारे में इंफॉर्मेशन पास आउट होगा, किसी गुड्स के बारे में
या सर्विसेज के बारे में। ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है या यूज़ किया जाता है और ये इंफॉर्मेशन पास आउट करता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज का। नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स। ओके, देयर इज़ नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं तो जो स्पॉन्सर होता है वो आइडेंटिफाइड होता है, यानी एक पर्टिकुलर ब्रांड या कंपनी या फर्म से वो रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है और उससे कुछ ना कुछ उसे फ़ायदा होता है। लेकिन पब्लिसिटी में हम ये देखते हैं जो हमारा स्पॉन्सर है वो केवल उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, लेकिन उससे कोई उसे फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी स्पॉन्सर जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं है या उसको पे नहीं किया जाता है। वो स्पॉन्सर या उस व्यक्ति के इच्छा पर है कि वो उस प्रोडक्ट को कैसे पब्लिक को वो इन्फॉर्मेशन पास आउट करता है। हो सकता है कि मैं एक प्रोडक्ट लंबे समय से यूज़ करता चला आ रहा हूँ और मुझे वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, सो डैट मैंने सोचा कि मेरे जितने रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उन्हें भी ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, तो मैंने इसका इन्फॉर्मेशन उन्हें पास आउट कर दिया। आपके साथ भी ये होगा कि आप एक बुक को पढ़ रहे हो और आपको वो बुक अच्छा लगा, तो आपने वो इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड को पास आउट कर दिया। उसका लैंग्वेज अच्छा है, उसमें कंटेंट अच्छा दिया हुआ है, तो आप उस बुक से जुड़े हुए नहीं हो या आपको वो बुक वाला या ऑथर जो है वो कुछ पेमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन आपको वो चीज़ अच्छा लगा, सो डैट आपने उसको जनरल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन पास आउट किया है। पॉइंट नंबर 2 इज़ पब्लिसिटी इज़ एन अनपेड फॉर्म। पब्लिसिटी जो है वो अनपेड फॉर्म है। मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट, और ये कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है। आप जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, मान लो उसका नाम XYZ है, ओके, तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। अब आपने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने फ्रेंड को बता दूं, तो आपने अपने फ्रेंड को उस प्रोडक्ट के बारे में बताया। क्या बताने में कोई भी कॉस्ट इंक्लूड हुआ? नहीं हुआ। क्या आपके फ्रेंड ने आपको उतना पेमेंट कर दिया जितना उस प्रोडक्ट का था? नहीं। आपने क्यों बताया? क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट जेन्युइन लगा, आपको उस प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिला है, आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा है, सो डैट आपने सोचा कि चलो मैं भी इसे बता देता हूँ। नेक्स्ट वी हैव इज पब्लिक रिलेशन। इट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स कंटेन करता है। टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट, किस लिए? प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ अ कंपनीज इमेज, कंपनी के इमेज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए, और इट्स प्रोडक्ट इन द आई ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की नज़र में वो कंपनी अच्छी रहे या उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा रहे, तो इसके लिए क्या होता है? पब्लिक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंफॉर्मेशन पास आउट होता है पब्लिक को रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर कोई भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर या व्यक्ति नहीं है जो उस कंपनी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी वो अनपेड फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का रोल क्या है, क्या होगा? प्रेस, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। नंबर 1 इज प्रेस किट। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन का पैकेज होता है जहां पर हमें एक साथ हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, जिसके थ्रू हम आगे प्लानिंग कर सकते हैं, आगे के बारे में सोच सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में। आउटलाइंग अ कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मोस्ट फ्रीक्वेंटली सेंड टू द मेंबर ऑफ द प्रेस। इट इंक्लूड्स, अब ये क्या इंक्लूड करता है? कमेंट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के द्वारा कमेंट्स या कस्टमर का जो फीडबैक होता है वो ये इंक्लूड करता है। ओके, कस्टमर के कमेंट से क्या लेना देना है? क्योंकि कस्टमर वो व्यक्ति है जो फाइनल किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, जिसके लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है, तो कमेंट्स फ्रॉम कस्टमर इसमें इंक्लूड होगा। इंफॉर्मेशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन, और अ ब्रीफ कंपनी बायोग्राफी, कंपनी का बायोग्राफी विस्तार में। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रमोटेड थ्रू न्यूज़लेटर, एनुअल रिपोर्ट्स या ब्रोशर्स। इसके थ्रू क्या होगा? कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है वो पास आउट होगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3 इज वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या कंटेन करता है? सो लेट्स सी। A website act as a written for the outside world.
अब हम बात करते हैं कंपनी की। ये हमारा कंपनी है। अब कंपनी में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो आउटसाइड वर्ल्ड को क्या पता। जो बाहरी दुनिया है या बाहरी दुनिया के लोग हैं उन्हें क्या पता इस कंपनी में क्या हो रहा है या इस बाउंड्री के अंदर कौन सा काम हो रहा है। तो कंपनी ने क्या किया, अपना वेबसाइट बनाया। ओके, तो वेबसाइट बना करके वो कंपनी क्या करेगा, अपना इंफॉर्मेशन उस साइट पर वो मेंटेन करेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, उसका क्या गुडविल है, वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, कौन सी सर्विसेज बनाता है। आउटसाइड द वर्ल्ड टू नो एन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को लोग या वो दुनिया जान पाए जिसके लिए वो कंपनी मेहनत कर रहा है। सो इट इज़ डिज़ाइन नॉट जस्ट टू सर्व, वो डिज़ाइन नहीं किया था केवल हमें सर्व करना है एज अ सोर्स ऑफ resource for members, but also the present to a positive message to non-member who are browsing through। ओके, जो केवल ब्राउजिंग करते हैं। देखो यहाँ पे जो मेंबर्स है वो तो पब्लिक के, वो तो उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे ही, जो उस कंपनी का प्रोडक्ट, जो कंपनी वो प्रोडक्ट बना रहा है, और जो रेगुलर मेंबर हैं, जो रेगुलर बायर हैं, वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। लेकिन वो मेंबर या वो व्यक्ति जो उस कंपनी के कस्टमर्स नहीं है, या वो व्यक्ति जो उस कंपनी का बायर नहीं है, अब उसको इन्फॉर्मेशन पास आउट करना है तो कैसे कर पाएंगे, हम उस वेबसाइट पर जा कर के इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कंपनी अपना लोगो बनाता है, इंफॉर्मेशन साइट पर डालता है वेबसाइट पे, जिसके माध्यम से टाइम टू टाइम कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी का क्या स्टेटस है, कंपनी क्या करने वाला है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमें वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाता है, और नॉन मेंबर जो हैं वो ईजिली इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ओके।